हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का हिंदी नारी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम सबसे पहले देखेंगे टीचिंग के कुछ कंसेप्ट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले टीचिंग को पढ़ने से पहले हमको टीचिंग का मतलब समझना होगा। सो टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। टीचिंग क्या है? टीचिंग दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसका एक प्रोसेस है। जैसे अभी इस इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे टीचिंग हो रही है। नाउ टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, teacher, curriculum and the other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goals। अब टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर्स का, टीचर्स का और करिकुलम का। अब करिकुलम क्या है? करिकुलम है आपका स्टडी मटेरियल, आपके नोट्स, आपके पीडीएफ, आप जिस भी स्टडी मटेरियल में पढ़ाई कर रहे हो वो। तो टीचिंग में आपके लर्नर्स का, टीचर्स का और करिकुलम का मतलब आपके स्टडी मटेरियल्स का कुछ गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम टीचिंग करते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग का मीनिंग देखते हैं। टीचिंग डिराइव्ड फ्रॉम टू टीच। अब टीचिंग का मतलब क्या है? पढ़ाना, मतलब टीच करना। मतलब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं, जो जानकारी मेरे पास है मैं अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाऊं। ये क्या है? ये टीचिंग है। टीचिंग इन प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। टीचिंग क्या है? एक इंसान के पास में जो जानकारी है अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाना ही टीचिंग कहलाती है। अब जॉन एडम ने टीचिंग को एक बायपोलर प्रोसेस बताया। बायपोलर का मतलब होता है जिसके दो पॉइंट्स हो, जिसमें दो पॉइंट्स हो। जॉन एडम ने बताया कि टीचिंग में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स का यूज होता है। फर्स्ट इज योर टीचर, सेकंड इज योर स्टूडेंट। मतलब जब हम टीचिंग करते हैं तब सिर्फ टीचर और स्टूडेंट की ही जरूरत होती है, ये बताया है जॉन एडम ने। लेकिन जॉन डीवी ने बताया कि हम टीचिंग में हमें तीन लोगों की जरूरत होती है। मतलब टीचिंग जो है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। टीचिंग में हमें टीचर की, स्टूडेंट की और साथ ही साथ करिकुलम की, मतलब स्टडी मटेरियल की भी जरूरत होती है। जॉन एडम ने जो टीचिंग का प्रोसेस बताया है वो नैरो माइंडेड प्रोसेस है, मतलब छोटा कंसेप्ट है, वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। लेकिन जो जॉन डीवी ने कंसेप्ट बताया वो ब्रॉड कंसेप्ट है जो कि अभी मॉडर्न एजुकेशन के सिस्टम में फॉलो होता है। नाउ टीचिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट in the process of education. Its special function is to impart knowledge, develop understanding। अब टीचिंग का मेन फंक्शन क्या है? अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड करना और उसी नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। सो टीचिंग कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दी थ्री व्यू पॉइंट्स। अब टीचिंग में कुछ थ्री व्यू पॉइंट्स है। अब क्या है वो व्यू पॉइंट्स? फर्स्ट इज योर अथॉरिटेरियन, सेकेंड इज योर डेमोक्रेटिक एंड थर्ड इज योर लेज़ी-फेयर। तो अथॉरिटेरियन क्या है? अथॉरिटेरियन टीचिंग वो टीचिंग होती है जहाँ पे टीचर सब कुछ अपने स्टूडेंट से करवाता है, जहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंट को सारे इंस्ट्रक्शंस देता है और टीचर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है वो सभी काम करता है। डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या है? डेमोक्रेटिक टीचिंग में टीचर तो अपना सारा काम खुद ही करता है लेकिन वो थोड़ी फ्रीडम अपने स्टूडेंट्स पे भी देता है, थोड़ी फ्रीडम अपने स्टूडेंट्स को भी देता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजें थोड़ी बहुत अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग कर सके। और लेज़ी-फेयर टीचिंग क्या है? लेज़ी-फेयर टीचिंग में टीचर का कोई रोल नहीं होता, सारा रोल सिर्फ स्टूडेंट का ही होता है। स्टूडेंट चाहे जैसे अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टडी, अपनी लर्निंग कर सकता है। अथॉरिटेरियन टीचिंग जो है वो छोटे बच्चों के लिए कराई जाती है। क्यों? क्योंकि अभी छोटे बच्चे वो भी छोटे हैं, उनको भी समझ नहीं है उनको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। तो उनको जैसा टीचर बोलेगा, जो टीचर इंस्ट्रक्शन देगा वो अपने टीचर के अकॉर्डिंग ही अपनी लर्निंग कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक टीचिंग में क्या है? डेमोक्रेटिक टीचिंग में अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है बच्चा अभी 5th क्लास में या 7th 8th क्लास में आ चुका है, तो उसको पता है कि उसको क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। लेकिन अभी भी उसको ये नहीं पता है कि उसको कैसे पढ़ना है। उसके पास में थोड़ी सी फ्रीडम तो रहेगी लेकिन जो टीचर बोलेगा वो टीचर के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करेगा। और लेज़ी-फेयर टीचिंग में क्या है? बच्चा जो है वो अब बिल्कुल डेवलप हो चुका है, उसके माइंड की पूरी ग्रोथ हो चुकी है। तो जैसे अब आप आगे जाओगे पीएचडी में, आप जब रिसर्च करोगे तो वहां पे टीचर का कोई रोल नहीं होगा, आपके गाइड का कोई रोल नहीं होगा, वहां पे सारा काम आपको खुद को ही करना होगा। तो वो आएगी आपकी लेज़ी-फेयर टीचिंग में, जहाँ पे बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है, उसके माइंड की ग्रोथ हो चुकी है, वो अच्छे से डेवलप हो चुका है, अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस वो खुद ले सकता है। ये है आपकी लेज़ी-फेयर टीचिंग। अब अगर एज ग्रुप की बात करें
तो अथॉरिटेरियन टीचिंग में आपके नर्सरी क्लास के बच्चे आएंगे। उन नर्सरी क्लास के बच्चों को नहीं पता है उनको ABCD पढ़ना है, उनको काउंटिंग पढ़ना है, उनको क्या पढ़ना है, तो जो टीचर उनको पढ़ाती है वो जैसे पढ़ाती है वो वैसे पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक टीचिंग में बच्चा जो है वो अभी 7th 8th 9th क्लास में आ चुका है, तो अब उसको ये तो पता है कि उसको क्या पढ़ना है, उसको ये पता है कि मुझे अपना 7th क्लास का ही सिलेबस पढ़ना है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है वो उसको नहीं पता है, तो वो उसको टीचर सिखाएगी। मतलब डेमोक्रेटिक लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का तो रोल है लेकिन स्टूडेंट का भी थोड़ा रोल है। टीचर का रोल ज्यादा है, स्टूडेंट का रोल कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। लेज़ी-फेयर टीचिंग में क्या है? लेज़ी-फेयर टीचिंग में टीचर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सारा रोल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का है। और अगर इसमें एज ग्रुप की बात करें तो जैसे अब आगे जाके हम PhD में रिसर्च वर्क करेंगे, तो रिसर्च वर्क में अब बच्चा इतना बड़ा तो हो चुका है, 20-25 साल का हो चुका है कि उसको पता है कि उसको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उस सभी क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट के पास में है, तो उसको किसी से कुछ गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो है आपका लेज़ी-फेयर टीचिंग। तो अब यहाँ पे 3 डायग्राम्स दिए हुए हैं, अथॉरिटेरियन, लेज़ी-फेयर एंड योर डेमोक्रेटिक। अथॉरिटेरियन को ऑटोक्रेटिक टीचिंग भी कहते हैं, सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक टीचिंग डिफरेंट है, नहीं, ये दोनों सेम है। अब ऑटोक्रेटिक टीचिंग में क्या लिखा है? डू एक्स। मतलब अथॉरिटेरियन टीचिंग में टीचर स्टूडेंट को बताएगा कि आपको ये करना है, तो वो स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा और उसके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है, उसके अलावा उसको पता ही नहीं कि उसको क्या करना है, तो जो टीचर उसको बोलेगा वो उसको करना ही करना है। लेज़ी-फेयर टीचिंग में क्या लिखा है? डू एक्स और वाई एज यू सी फिट। मतलब जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा करो। क्यों? क्योंकि अब जो बच्चा है वो बहुत बड़ा हो चुका है, अच्छे से उसकी माइंड की ग्रोथ हो चुकी है, अच्छे से वो डेवलप हो चुका है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। इसलिए इसमें लिखा है डू एज यू सी फिट, मतलब जैसा आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग करिए। डेमोक्रेटिक टीचिंग में क्या है? विच इज द बेस्ट, एक्स और वाई। मतलब क्या करना है वो तो टीचर ही बताएगा, लेकिन उसमें टीचर ने स्टूडेंट को थोड़ी सी फ्रीडम दी है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपने अकॉर्डिंग उस कंसेप्ट को मॉडिफाई करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है वो टीचर ही बताएगा। तो ये है आपके अथॉरिटेरियन, लेज़ी-फेयर एंड डेमोक्रेटिक लेवल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट, अथॉरिटेरियन टीचिंग। अथॉरिटेरियन टीचिंग में क्या है? इसमें टीचिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेमोरी लेवल। अथॉरिटेरियन टीचिंग में आपकी टीचिंग जो है वो मेमोरी लेवल की टीचिंग है। और मेमोरी लेवल की टीचिंग क्या होती है? मेमोरी लेवल की टीचिंग में बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को सिर्फ रटने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चा अभी छोटा है, उसको चीजें समझने की इतनी क्षमता नहीं है उसके अंदर, वो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रैब करेगा, रट्टाफिकेशन का मेथड यूज करेगा। तो रट्टाफिकेशन के मेथड को टीचिंग एप्टीट्यूड में मेमोरी लेवल कहा जाता है। तो अथॉरिटेरियन टीचिंग में क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो मेमोरी लेवल के लेवल पे ही रह के अपनी टीचिंग करता है। इट डज नॉट डेवलप एटीट्यूड एंड थॉट्स अमंग द स्टूडेंट्स। अब जब बच्चे को पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो उसके अंदर उसके थॉट्स कैसे डेवलप हो सकते हैं ना। थर्ड इज योर, इट इज ऑल्सो नोन एज थॉटलेस टीचिंग। अब डेफिनेटली इट इज थॉटलेस टीचिंग। क्यों? क्योंकि जब बच्चे में दिमाग ही नहीं है तो अपना ब्रेन कैसे यूज करेगा, तो वो ब्रेनलेस टीचिंग होगी ही होगी। फोर्थ इज योर, दिस टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड। अब टीचर सेंटर्ड है क्योंकि टीचर ही जब सब कुछ स्टूडेंट को बताएगा कि उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो ऑब्वियसली जो मेन फोकस रहेगा वो टीचर ही रहेगा। अथॉरिटेरियन टीचिंग में टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो पैसिव हो जाता है। क्यों पैसिव हो जाता है? क्योंकि वो छोटा है, उसको नहीं पता है उसको क्या करना है, इसलिए वो पैसिव रोल प्ले करता है। डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक टीचिंग में अब मैंने आपको बताया कि टीचर तो एक्टिव रोल प्ले करेगा, स्टूडेंट पैसिव इतना नहीं रहेगा जितना वो अथॉरिटेरियन टीचिंग में रहता है। डेमोक्रेटिक लर्निंग में, डेमोक्रेटिक टीचिंग में स्टूडेंट के पास में थोड़ी सी फ्रीडम होती है। टीचर जो है वो स्टूडेंट को थोड़ी सी फ्रीडम देता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल टीचिंग हैपन्स एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब जब अथॉरिटेरियन टीचिंग में मेमोरी लेवल की टीचिंग हो रही थी, क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है, वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा रटने की कोशिश करेगा। डेमोक्रेटिक टीचिंग में अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब अब बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है खुद के अकॉर्डिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग इज प्री रिक्विजिट। मतलब डेमोक्रेटिक लेवल पे आने के लिए आपके पास में पहले अथॉरिटेरियन लेवल की टीचिंग होनी जरूरी है। मतलब चीजों को समझने के लिए पहले आपके पास में चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान कहाँ से लोगे? अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग से।
थर्ड इज योर दिस टीचिंग इज नोन एज थॉटफुल टीचिंग। अब जैसे अथॉरिटेरियन टीचिंग आपकी थॉटलेस टीचिंग थी क्योंकि उसमें बच्चा छोटा था, वैसे ही आपकी डेमोक्रेटिक लेवल ऑफ टीचिंग थॉटफुल टीचिंग है। थॉटफुल क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चा बड़ा है, अब वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है, अपना दिमाग लगा सकता है उसमें, इसलिए थॉटफुल टीचिंग है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स दैट टेक प्लेस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। मतलब अब डेमोक्रेटिक लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो टीचर से क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, टीचर उसको फीडबैक भी दे सकती है, वो टीचर को फीडबैक भी दे सकता है, तो एक इंटरेक्शन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इसलिए कहा है कि ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ टीचिंग होता है। नेक्स्ट, इन दिस स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चंस एंड क्रिटिसाइज टीचर। अब डेफिनेटली क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा बड़ा हो गया है, उसमें समझ आ गई है, तो वो टीचर से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर उसको कहीं पे डाउट है तो वो टीचर को बोल सकता है कि टीचर आप प्लीज इस चीज को वापस रिपीट कर दीजिए, इसलिए वो टीचर से क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। एंड इन दिस स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इंसिस्टेड। थर्ड इज योर लेजी फेयर टीचिंग। लेजी फेयर टीचिंग में मैंने आपको बताया कि टीचर का कोई रोल नहीं होता है, सारा रोल स्टूडेंट का होता है। क्यों? क्योंकि अब स्टूडेंट और ज्यादा डेवलप हो चुका है, अब स्टूडेंट का जो ब्रेन है वो और ज्यादा उसकी ग्रोथ हो चुकी है, तो अब उसको क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे करना है, क्यों करना है, उस सबके क्वेश्चन स्टूडेंट के पास में, खुद के पास में ही है। उसको किसी टीचर से, अपने किसी गाइड से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। नाउ इन दिस इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ऑल्सो। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? हमने आगे देखा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नाउ थर्ड इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों ही आपकी टीचिंग के लेवल्स हैं जो हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि अब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चा भी इतना बड़ा हो चुका है, इतनी उसकी ग्रोथ हो चुकी है उसके माइंड की, कि अब उसको किसी टीचर से, अपने किसी गाइड से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्टिव लेवल इज मोर डिफिकल्ट देन दी अदर टू, डेफिनेटली। अब जब बच्चा छोटा है तो बच्चे को कुछ करना नहीं है, सारा इंस्ट्रक्शन उसको टीचर देगी, टीचर के अकॉर्डिंग काम करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में, डेमोक्रेटिक लेवल में बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी उसको इंस्ट्रक्शंस तो टीचर से मिलेंगे, मतलब अभी भी ज्यादा रोल तो टीचर का ही है। लेकिन लेजी फेयर टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है? बच्चा पूरा बड़ा हो चुका है, ज्यादा रोल बच्चे का है, टीचर का तो कोई रोल ही नहीं है, ज्यादा रोल बच्चे का है, इसलिए कहा गया है कि ये लेवल ऑफ टीचिंग थोड़ा डिफिकल्ट है उन दोनों के बजाय। नाउ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आर मर्ज फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब एक बार रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास में पहले मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग होनी चाहिए। मतलब एक बार आपको किसी कंसेप्ट की नॉलेज मिल गई, आपको किसी कंसेप्ट का ज्ञान मिल गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, मतलब वो कंसेप्ट आपको एक बार समझ में भी आ गया, तो अब आप रिफ्लेक्टिव लेवल में उस कंसेप्ट को जोड़ के अपने हिसाब से उन चीजों को मॉडिफाई कर पाओगे। तो इसलिए आपके पास में रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाने के लिए पहले मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। इट इज मोस्ट हाईली थॉटफुल एक्टिविटी। अब डेफिनेटली जब बच्चा सब कुछ खुद के अकॉर्डिंग ही करेगा, इसका मतलब क्या है? बहुत ही थॉटफुल एक्टिविटी तो होगी ही होगी। एंड इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर पार्टिसिपेंट्स। अब आप कहोगे कि मैंने कहा कि टीचर का तो रोल ही नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता, लेकिन आप आगे पीएचडी के लिए भी जाओगे तो वहां पे आपको 6 महीने का कोर्स वर्क कराया जाता है। अब कोर्स वर्क करवाने के बाद में आपको एक गाइड प्रोवाइड होगा, जिसके हेल्प के अंदर, जिसके गाइडेंस के अंदर आप अपना रिसर्च वर्क करोगे। तो सारा रिसर्च तो आपको ही करना है, लेकिन कभी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको एक गाइड प्रोवाइडेड होता है, आप अपने गाइड से कुछ इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर का ये ही मतलब है, टीचर का रोल नहीं है, लेकिन कभी आपको टीचर की जरूरत मिली तो आप टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इसलिए कहा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग या फिर लेजी फेयर लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो ये थे आपके 3 व्यू पॉइंट्स, जिसमें हमने पढ़ा अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेजी फेयर ऑफ टीचिंग, और इसमें हमने थोड़ा सा लेवल्स ऑफ टीचिंग को भी देखा। फर्स्ट मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल। इन तीनों ही लेवल को अभी हम आगे चल के अच्छे से और डिटेल में भी पढ़ेंगे। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का नेचर क्या है, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट, इट हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अभी हमने आगे पढ़ा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है?
एक ही लेवल क्यों नहीं हो सकता टीचिंग के लिए? अब जैसे अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं तो बच्चों के अकॉर्डिंग हमको हमारी टीचिंग करनी पड़ती है। एक ही टीचिंग के हिसाब से, एक ही तरीके के हिसाब से हम सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, जिस तरीके से मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ वैसे मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। तो बच्चों के लेवल्स के अकॉर्डिंग टीचिंग के भी लेवल्स होते हैं, तो इसलिए टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। और वो लेवल्स कितने? 3 हैं, जो हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं और आने वाली क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टीचिंग टेक प्लेस इन डायनामिक इन्वायरमेंट। मतलब टीचिंग जो है वो एक डायनामिक इन्वायरमेंट में होती है। मतलब टीचिंग जो है वो कभी भी सेम नहीं रह सकती, कांस्टेंट नहीं रह सकती है, वो डायनामिक है, मतलब उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अब डेफिनेटली आपने देखा होगा पहले टीचिंग कैसी होती थी। पहले महाभारत रामायण के टाइम पे गुरुकुल्स में जाके बच्चे पढ़ा करते थे, गुरुकुल्स में पढ़ाई होती थी, कॉपी पे पेंसिल से लिखा जाता था। उसके बाद में क्लासरूम टीचिंग होने लगी, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने लगे, व्हाइट बोर्ड्स आए, डिजिटल बोर्ड्स आए। और अब पेंडेमिक के बाद में हम देख रहे हैं कि टीचिंग कैसी हो रही है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। तो टीचिंग में चेंजेस आए ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारी जो टीचिंग है वो भी चेंज हो रही है। इसलिए कहा है कि टीचिंग क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है। थर्ड, टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। अब टीचिंग क्या है? टीचिंग जो है वो एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब ये रिलेटेड है इन तीनों से, लेकिन ये सेम नहीं है। अब आई डोंट रिमेम्बर द ईयर एग्जैक्ट, लेकिन एक बार यूजीसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या टीचिंग और ट्रेनिंग सेम है, तो काफी बच्चे उसको टिक मार्क करके आ गए थे कि यस दे बोथ आर सेम। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। वो रिलेटेड है इन तीनों से, मतलब इन तीनों से वो संबंधित है, मिलती जुलती है, लेकिन सेम नहीं है, सेम टू सेम नहीं है। अब ये एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग क्या है, ये हम आने वाली क्लासेस में और डिटेल में देखेंगे। फोर्थ इज योर टीचिंग इज इसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। मतलब टीचिंग में आपके ब्रेन का यूज होता है। अब डेफिनेटली टीचिंग में ब्रेन का यूज होता ही है। अब मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है? क्या आपके हाथ पांव आपको चलाने पड़ रहे हैं? नहीं। क्या आपके इमोशंस डेवलप हो रहे हैं? आपको हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री ऐसा कुछ दिखाना पड़ रहा है? नहीं। यूज किसका हो रहा है? आपके ब्रेन का यूज हो रहा है, आपका दिमाग का यूज हो रहा है। इसलिए कहा है कि टीचिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको आपकी ब्रेन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिफ्थ, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑल्सो। आर्ट एंड साइंस का क्या मतलब है? अब कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही उसमें, उन लोगों में टीचिंग की जो क्वालिटी होती है वो इनबॉर्न होती है। मतलब उनमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो इनबॉर्न होती है, मतलब जन्म से ही उनमें वो स्किल्स उनके अंदर होती है। हो सकता है हायरार्की के थ्रू, उनके पेरेंट्स के थ्रू उनको मिली हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिसमें टीचिंग की जो स्किल्स होती है वो इनबॉर्न होती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिसके अंदर वो इनबॉर्न नहीं होती है, हम उनको डेवलप भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको टीचिंग के बारे में पढ़ा रही हूँ कि आप आगे जाके जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आप कैसे टीचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ सिखा रही हूँ। तो इसलिए टीचिंग आर्ट भी है, मतलब टीचिंग जो है वो इनबॉर्न भी हो सकती है, लेकिन टीचिंग जो है वो साइंस भी है, मतलब टीचिंग को सीखा भी जा सकता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। सिक्स्थ, टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डेफिनेटली टीचिंग कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। आप जब छोटे थे, जब आपके पेरेंट्स जब छोटे थे, आपके पेरेंट्स के फॉरफादर्स, आपके फॉरफादर्स जब छोटे थे, तब से लेके आगे और जनरेशन्स आती जाएगी, लेकिन टीचिंग कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सेवेंथ, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव कैसे? टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसलिए टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस भी है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। मतलब टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो टीचिंग आप जब करा रहे हो तब टीचिंग आपकी कैसे होनी चाहिए? फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मतलब जब आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके स्टूडेंट को आपकी टीचिंग से मोटिवेशन मिले, आपकी मोटिवेशनल टीचिंग होनी चाहिए। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। मतलब लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल आपकी टीचिंग में होना चाहिए। मतलब आप जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्राफ्ट्स, कुछ एक्टिविटी या कुछ वर्क ऐसा दो कि वो स्टूडेंट उस काम को करके अपने आप से वो चीज़ सीखे। मतलब स्टूडेंट
अपने आप से ज्यादा चीजें सीखे और आपके बताने के बाद में चीजें कम सीखे। मतलब टीचिंग का एक ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को, अपने लर्नर्स को कुछ वर्क दे ताकि लर्नर्स अपने आप से कुछ चीजें जो है वो सीख जाएं। थर्ड इज योर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब टीचर की जो टीचिंग है वो टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स के अंदर जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आता रहे, वो बोर ना हो। तो आपकी टीचिंग जो है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। मतलब लाइफ लिंकिंग आपका टीचिंग का प्रिंसिपल होना चाहिए। मतलब क्या है लाइफ लिंकिंग? आप जब अपने लर्नर्स को टीचिंग कराओगे, आप जब अपने लर्नर को कुछ भी सिखाओगे, तो आपकी टीचिंग जो है वो आपकी लाइफ से जोड़ के पढ़ाओगे आप, या बच्चों की लाइफ से आप जब जोड़ के पढ़ाओगे, लिंक करके पढ़ाओगे, तो वो चीज़ बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी। जैसे अभी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, तो मैंने आपको नर्सरी क्लास से लेके 5th 10th क्लास तक की बातें बताई, आपकी लाइफ से मैंने चीज़ों को रिलेट करके, कनेक्ट करके बताया। तो जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट की लाइफ से टीचिंग को कनेक्ट करके पढ़ाएगा, तो स्टूडेंट को वो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आएगी और अच्छे से भी समझ में आएगी। सो दैट इज़ वाई टीचिंग जो है वो लाइफ लिंकिंग होनी चाहिए, उसका प्रिंसिपल। फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। मतलब क्या है डेफिनेट एम? मतलब आप जब भी आप टीचिंग कर रहे हो तो आपकी टीचिंग का कोई एम, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप क्यों पढ़ा रहे हो आपको ही नहीं पता है, आप क्या पढ़ा रहे हो आपको ही नहीं पता है। अब जैसे अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो मेरी टीचिंग का एम क्या है कि मेरे जो लर्नर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चैप्टर, उनको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अच्छे से वो उनको ये चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए। ये मेरा अभी एम है। आपका एम क्या है कि जो टीचर ने पढ़ाया है उसको वापस से घर जाके रिवाइज करें और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो एक टीचर की टीचिंग के अंदर एक डेफिनेट एम होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए कि वो अपनी टीचिंग क्यों कर रहा है या उसको अपनी टीचिंग क्यों करनी चाहिए। सिक्स्थ, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस। मतलब क्या है इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस? मतलब अब हर एक स्टूडेंट सेम नहीं होता है, कोई स्टूडेंट वीक होता है तो कोई स्टूडेंट अच्छा होता है। अब हमको सभी स्टूडेंट को साथ लेके चलना है, ना ही हमको वीक वाले स्टूडेंट को पीछे छोड़ना है, ना ही हमको जो बच्चे अच्छे हैं उनका टाइम वेस्ट करना है। तो आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए, जो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को साथ लेकर चले। जो बच्चा वीक है उसको भी साथ लेकर चले, ऐसे नहीं कि वो तो वीक है उसको नहीं समझ में आया तो ठीक है छोड़ दो, या फिर जो बच्चा अच्छा है ठीक है वो तो कवर कर लेगा, जिसको नहीं आता है मैं उसको समझाऊं। नहीं, ना ही आपके वीक लर्नर्स का, ना ही आपके टॉप लर्नर्स का टाइम वेस्ट होना चाहिए। तो आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपकी क्लास में जितने भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं सबको बेनिफिट करने वाली होनी चाहिए। इसलिए कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी देयर इन योर टीचिंग। सेवेंथ, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या है? आप जब अपनी टीचिंग के लिए अपने नोट्स, अपनी पीडीएफ्स, अपने जो टॉपिक सिलेक्ट करो उसका सिलेक्शन एकदम अच्छे से होना चाहिए, एकदम रिलेवेंट और अप टू डेट होना चाहिए। मतलब क्या है? आप अपने लर्नर्स को जो भी नोट्स प्रोवाइड करो उसमें गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो एकदम रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब एकदम सही होना चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन आप अपने लर्नर्स को नहीं दो, और अप टू डेट होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप आज पढ़ा रहे हो और इन्फॉर्मेशन आप 10 साल पुरानी दे रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जो भी टीचिंग कर रहे हो ये ध्यान में रख के करो कि आपकी जो भी कंसेप्ट है वो आज की तारीख से रिलेट करता हुआ होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। एट्थ इज योर प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या है? टीचिंग जो है करने से पहले, आप अपने क्लासरूम में जाने से पहले आपके पास में एक प्लान होना चाहिए कि आप अपनी आने वाली टीचिंग कैसे स्टार्ट करोगे। मतलब आपकी टीचिंग में प्लानिंग शुड बी देयर। अब प्लानिंग से क्या मतलब है? अब जैसे आज पढ़ाने से पहले मैंने 10 मिनट 15 मिनट सोचा कि मैं आज अपने लर्नर्स को क्या पढ़ाऊंगी, आज मैं कौन सा कंसेप्ट उनको पढ़ाऊंगी, कौन सा टॉपिक उनको पढ़ाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले उनको टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाऊंगी, फिर मैं उनको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी, फिर मैं उनको प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगी। टोटल मैं उनको 12 प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगी। पहले ये पढ़ाऊंगी,
फिर मैं उनको ये समझाऊंगी। तो ऐसे आपकी टीचिंग में प्लानिंग शुड बी देयर। प्लानिंग करके अगर आप टीचिंग करोगे तो आप क्लास में जाके अपने लर्नर्स को अच्छे से वो चीजें समझा सकते हो। अगर आप अपनी टीचिंग में प्लानिंग नहीं रखोगे तो आप कल क्लास में जाओगे, अपने बच्चों को समझाओगे तो आप सोचोगे कि मैं ये वाला कंसेप्ट तो भूल गई, मैं इसको पहले समझा देती हूँ, वो वाला तो भूल गई, मैं उसको पहले समझा देती हूँ। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपकी क्लास में। तो आप ये मेक श्योर करें कि टीचिंग में आप करने से पहले प्लानिंग का जरूर यूज करें। 9th स्टेप, 9th प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। अब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन क्या है? अब जैसे मुझे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करना है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड अगर मैं आपको एक ही साथ में एक ही क्लास में पढ़ा दूंगी तो ना वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ना आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, ना मैं उसको अच्छे से समझा पाऊंगी, ना मैं उसको अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। तो टीचिंग का मेजर प्रिंसिपल क्या होता है? टीचिंग का मेजर प्रिंसिपल होता है कि जो भी आपका पूरा चैप्टर है, पूरा कंसेप्ट है, आप उसको पार्ट्स में और सब पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मतलब आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपने लर्नर्स तक पहुंचाओ, ताकि लर्नर्स उस इन्फॉर्मेशन को इजीली ग्रैब कर पाए, उस चीज को अच्छे से समझ पाए। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन में लिखा है कि टू मेक लर्निंग इजियर सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड देयर शुड बी लिंक बिटवीन यूनिट्स। मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हो, आपका स्टडी मटेरियल, आपका कंसेप्ट जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए और एक और दूसरी यूनिट के बीच में एक लिंक होना चाहिए। मतलब क्या है? अब आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कराने वाली हूँ, तो आज मैंने आपको पढ़ाया टीचिंग का मतलब क्या होता है। अब टीचिंग का मतलब मैंने आपको बताया, उसके बाद में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। तो एक दूसरे से मेरा जो मैटर है वो रिलेट कर रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको टीचिंग के लेवल्स पढ़ा देती या टीचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ा देती तो क्या आपको समझ में आता? क्यों? क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कि टीचिंग क्या होती है। जब आपको टीचिंग का मतलब ही नहीं पता है तो आपको टीचिंग के लेवल्स और मॉड्यूल्स कैसे समझ में आते? तो इसलिए कहा है कि टीचिंग जो है उसमें उस टीचिंग जो है, आपका जो कंसेप्ट है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड करो और वो जो आपके पार्ट्स हैं, वो जो आपके यूनिट्स हैं, वो एक दूसरे से लिंक, एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होनी चाहिए। 10th प्रिंसिपल क्या है? 10th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। मतलब आपकी टीचिंग में रिवीजन शुड बी देयर। अब रिवीजन क्या है? अब आपने जब पूरा कंसेप्ट अपने बच्चों को पढ़ा दिया, पूरा एक लेक्चर जब आपने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तो आप एक लेक्चर लेने के बाद में उस पूरे लेक्चर की एक ब्रीफ समरी भी अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दो। उससे क्या होगा? उससे आपके लर्नर्स को एक ब्रीफ ओवरव्यू या ब्रीफ समरी मिल जाएगी आपके पूरे लेक्चर की कि आज उन्होंने अपने पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा है। उससे उनका रिवीजन हो जाएगा। या फिर आने वाले दूसरे लेक्चर में आप अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने फर्स्ट लेक्चर की एक ब्रीफ समरी बता दो। तो उससे क्या होगा? उससे बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा और यूनिट्स के बीच में जो लिंक है, जो जुड़ाव है, वो भी बना रहेगा। 11th प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। क्रिएशन का मतलब क्या है? आपकी जो टीचिंग है वो टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मतलब आपकी टीचिंग जो है उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को आपकी टीचिंग में मजा आए, उनको चीजें सीखने में इंटरेस्ट बना रहे, ताकि वो बोरिंग फील ना करे। 12th प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। डेमोक्रेटिक डीलिंग, अभी हम डेमोक्रेटिक लर्निंग पहले पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेटिक लर्निंग में हमने क्या देखा था कि टीचर के पास में सारी पावर होती है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को भी थोड़ी फ्रीडम देता है कि स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। डेमोक्रेटिक डीलिंग यही है। आपकी टीचिंग में, आपकी टीचिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप स्टूडेंट्स को भी थोड़ा काम दो, ताकि स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख सके। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ टीचर ही टीचर पढ़ाया जा रहा है और लर्नर सिर्फ सुन रहा है बैठा बैठा। अगर लर्नर सिर्फ बैठा बैठा सुनेगा तो उस टीचिंग में, उस लर्निंग में उस लर्नर का जो इंटरेस्ट है वो भी चला जाएगा और उसको चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी। जब तक वो खुद से चीज़ें नहीं करेगा तब तक उसको वो चीज़ें भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कुछ काम आप अपने बच्चों के लिए छोड़ दो, ताकि वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो लर्नर्स हैं, वो खुद करके चीज़ों को भी सीखें। तो ये 12 है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। उससे पहले हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स ऑफ टीचिंग, और उससे पहले हमने देखे थे टीचिंग के 3 व्यू पॉइंट्स। सो या दैट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्लास ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। थैंक यू, टेक केयर।